3 दिनों तक 3 रातों तक हमने बंकर में समय गुजारा। ऊपर हम लोग जाते थे बस खाना पीना या फिर अपना जो भी फ्रेश हो। भूखे प्यासे पानी भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अपनी तरफ से रक्सौल युवा कांग्रेस की तरफ से उनको सलाम करता हूं, आदाब करता हूं। जो गाड़ी से आके वो कुचलने की कोशिश कर रहे थे ताकि बच्चे पीछे जाएं डर के। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं रक्सौल के प्रोफेसर कॉलोनी में हूँ और जहाँ पे स्थित हूँ, यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो यूक्रेन से वापस आए हुए हैं और इनका जो है सम्मान समारोह मतलब स्वागत जो है यहाँ पे भारत में रक्सौल की धरती पर, चंपारण की धरती पर किया गया है। और वो भी यूथ कांग्रेस के द्वारा। हमारे साथ अखिलेश दयाल जी हैं जिन्होंने सभी बच्चों का स्वागत किया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 4 छात्र जो है ये सिर्फ छात्र मात्र नहीं है, ये अशोक स्तंभ के 4 शेर हैं। जो अशोक स्तंभ में जो लगे होते हैं वो ये चारों शेर है जो यूक्रेन को, रूस को मात देके, संघर्ष को मात देके, परेशानियों को मात देके पूरे बॉर्डर को पार करके भारत वापस आने का काम किया है। आज हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि यूक्रेन से भारत तक का सफ़र जो है इनका कैसा गया है, कैसी परिस्थितियों का जो है सामना इनको करना पड़ा है। सबसे पहले मैं अखिलेश दयाल जी से बात करना चाहता हूँ कि अभी जो छात्रों का स्वागत किया गया इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। स्वागत समारोह जो है हमारे बच्चों का है, हमारे भाइयों का है, हमारे बिहार के लाल का है, रक्सौल के लाल का है, भविष्य के डॉक्टरों का है। और रक्सौल युवा कांग्रेस जो है हमेशा ऐसे कार्यक्रम को करता रहा है और आपके माध्यम से और इंडियन टाइम्स से न्यूज़ के माध्यम से मैं उन अभिभावकों को बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं कि कम से कम होली में जो रंगों का बेरंग हो जाता, हमारे बच्चे अगर घर ना आते, ईद की सेवइयाँ जो है मीठी ना फीकी हो जाती हैं अगर बच्चे हमारे घर ना आते हैं। लेकिन हमारे बच्चों ने संघर्ष किया और संघर्ष करके जहाँ भी फंसे हुए थे यूक्रेन में, और यूक्रेन से चल के चाहे रोमानिया का बॉर्डर हो, हंगरी हो या पोलैंड हो, उस बॉर्डर पे चल के कोई 50 किलोमीटर चला, कोई 100 किलोमीटर चला और कहीं ना कहीं यूक्रेन की सेनाओं ने या रसिया की सेनाओं ने उन बच्चों पर अत्याचार करने का काम किया और उन्हें चलने में कठिनाइयों में परेशानियाँ जो हुई उनको मैं अपनी तरफ से रक्सौल युवा कांग्रेस की तरफ से उनको सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ कि कम से कम उन्होंने संघर्ष को लड़ते हुए, उस संघर्षों को पार करते हुए अपने वतन लौटने का काम किया है। मैं इस सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमारे बच्चे पैसे के अभाव में, रुपये के अभाव में, मैंने एक मीडिया के माध्यम से भी कहा था कि पहले जो सोच थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन सही मायने में यह सोच को बदलनी होगी और हमें देखना होगा किसान का बेटा, मजदूर का बेटा भी वो मुकाम पर पहुंच सकता है और वो भी समाज की सेवा डॉक्टर के रूप में कर सकता है। इस नाते हमारे बच्चे जो थे वो यूक्रेन गए हुए थे और पैसे के अभाव में, जहां बिहार में सिर्फ MBBS के नाम पर 50 लाख 60 लाख डोनेशन लिया जाता है और डोनेशन लाकर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, आपको पता है कि आज के वर्तमान समय में जिस प्रकार सरकार संपत्तियों को बेचकर और प्राइवेटीकरण के दौर में जा रही है, उसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य को बेचकर प्राइवेटीकरण के दौर में जाने का काम कर रही है। आज देश में मात्र 2 ही आदमी है जो सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, अडानी और अंबानी। इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है हायर कर चुकी हैं, काम कर चुकी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम हमारे देश में ये बच्चे जो हैं यूक्रेन से चले आए हैं, जिनके अंदर, जिन्होंने कभी, हमने अपने जीवन में 36 साल 37 साल हमारा उम्र हो गया, हमने कभी बम के गोलों को उड़ते नहीं देखा, हमने परमाणु बमों को धरती पर दक्षजोत होते नहीं देखा, लेकिन इन बच्चों ने नज़दीक से देखने का काम किया है। इनके दिल में डर और दहशत का माहौल है, उस डर और दहशत के माहौल को दूर करने का काम हमारे स्थानीय जो यहाँ के सांसद हैं या विधायक हैं वो आकर इनका हौसला अफजाई करने का काम करें। और चंपारण में हमारे DM साहब से भी आग्रह है, बिहार सरकार से आग्रह है, हमारे केंद्र सरकार से आग्रह है, जो भी बच्चे का लिस्ट इनके पास है उन बच्चों को बुलाकर DM साहब हों, SP साहब हों या भी जो भी लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, इन सब बच्चों को बुलाकर एक कम से कम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन बच्चों को एक दिलासा देने का काम करें कि आप यूक्रेन से लौट के आए हैं, आपको तो इस चंपारण की धरती पर हम इस्तकबाल करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदाब और सलाम करते हैं। इन बातों के साथ इन बच्चों का हौसला अफजाई होगा और इनकी दुगुनी ताकत हो जाएगी। इनको लगेगा कि यहाँ हमारे माता पिता ही साथ नहीं हैं बल्कि शासन और प्रशासन भी हमारे साथ है, हमारे साथ कदम से कदम मिला के लिए चलने के लिए तैयार है। तब इन बच्चों का फ्यूचर तैयार होगा। इनके अंदर अभी इनके खेलने की उम्र है और पढ़ने का उम्र है, कुछ बनने का उम्र है। और इस दौर में, इस उम्र में इनका उम्र है
30+ भी इनका उम्र नहीं है। इस उम्र में इन्होंने इतनी बड़ी लड़ाइयाँ देख रही हैं। लड़ाइयाँ जो देखा है, इनके डर को दूर करने के लिए हमारा अपील है आपके मीडिया के माध्यम से कम प्रशासन के और शासन के लोग इन बच्चों को हौसला अफजाई करने का काम करें, उनके गार्जियनों से बात करने का काम करें। दुख होता है, दुख इस मामले में होता है कि सत्ता पाने के लिए बड़े बड़े लोग जो हैं उन मतदाताओं के घर जाकर गोड़ लागने का, पैर छानने का काम करते हैं। लेकिन हमारे ही समाज के बच्चे जब आसमान की बुलंदियों को छूने का काम करते हैं, उन बच्चों को आप ज़मीन पर ही छोड़ देंगे तो कैसे वो परिंदे जो हैं आसमान में सैर कर सकेंगे, अपने पंखों को फैलाकर आज़ादी से उड़ सकेंगे। इसलिए इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए रक्सौल युवा कांग्रेस हमेशा चट्टानी ताकत के साथ लगा हुआ है। हमारे जो गुरुदेव का यह आवास है, विजय कुमार पांडे जी का, हमारे गुरुदेव रहे हैं, इन्हीं के अंडर में मैं अपना रिसर्च स्कॉलर भी काम कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ। इनसे मेरी बात लगातार होती थी और इनके सुपुत्र चिन्मय पांडे जी से, चाहे हमारे बगल में एक चाचा हैं नवीसन चाचा जी, उनके लड़के से मेरी बात होती थी, सबसे बात होती थी और बात होता रहता था। लेकिन प्रशासन को यह पता नहीं था कि चंपारण से कितने लड़के जो हैं, रक्सौल से कितने लड़के जो हैं फंसे हुए हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि कम से कम हमारे बच्चे जो MBBS करने के लिए विदेश में गए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार के आंकड़े के अनुसार प्रत्येक वर्ष बिहार से 18,000 लड़के जो हैं कम से कम यहाँ से यूक्रेन में जाकर और पढ़ाई की शिक्षा दीक्षा लेने का काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शिक्षा का निजीकरण होना या शिक्षा का प्राइवेटीकरण होना और शिक्षा जगत को 2 व्यक्तियों के हाथ में दे देना और बच्चों का शोषण होना। इस पर रोक लगनी चाहिए। केंद्र सरकार और बिहार सरकार से हमारी मांग है कि कम से कम हमारे बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करते हुए उन्हें डॉक्टर बनाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया जो भी बताया गया है ध्यान से। अब आप कमेंट करके बताइए कि अखिलेश भैया का जो बातें हैं आपको कैसे लगी। और हम बात करेंगे हमारे साथ जो छात्र है, 4 छात्र, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे संघर्ष का सामना किया और इन्होंने अपने नेत्रों से क्या देखा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिन्मय पांडे हुआ। मैं यूक्रेन में कीव बोगोमुलेट्स के 5th ईयर का छात्र हूँ। मेरी अभी वहाँ 1 साल और पढ़ाई बची हुई है सर। अगले साल मुझे मेरी डिग्री मिलनी है। तो सबसे पहले 24 फरवरी को मुझे एक फ़ोन आता है खारकीव से मेरे फ्रेंड का कि मतलब अपार्टमेंट में वाइब्रेशन हो रहा है और बम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई है सुबह में। उस समय से सर जो हम लोग उठें तो उसके बाद हम लोग 3 दिन वहाँ पे यूक्रेन में ये है कि घर के नीचे ही बंकर होता है। तो 3 दिनों तक, 3 रातों तक हमने बंकर में समय गुजारा। ऊपर हम लोग जाते थे, बस खाना पीना या फिर अपना जो भी फ्रेश होना होता था होते थे, फिर बंकर में आके छिप जाते थे। इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी की इंतजार थी। इंडियन एम्बेसी ने 28 फरवरी को एडवाइजरी दिया कि अब आप लोग अर्जेंटली यूक्रेन कीव छोड़ें, क्योंकि कीव वो कैपिटल है तो वहीं पे सबसे ज़्यादा रशिया का ये है कैप्चर करने का उनका एम्बिशन है। तो हम लोग स्टेशन पैदल 7 किलोमीटर तक चले मेरे अपार्टमेंट से। कीव स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन, वहाँ पे जाने के बाद हमने बॉर्डर का ट्रेन लिया। फिर हम हंगरी बॉर्डर पहुँचे। हंगरी बॉर्डर पहुँचने के उपरांत सर हमें मतलब हंगरी बॉर्डर हम क्रॉस किए, बाई ट्रेन ही क्रॉस किए। और उसके बाद हमें बुदापेस्ट ले जाया गया और फिर मिशन गंगा के तहत हम यहाँ दिल्ली आए। और फिर सर दिल्ली आके यहाँ पे मतलब पटना सरकार ने ही पटना भेजा और फिर हम यहाँ पे घर आए। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ पे थे तो वहाँ का थोड़ा सा नज़ारा बताइए जो अपनी आंखों से देखा। जी सर, नज़ारा ये था सर कि हमेशा हर 1-2 घंटे में लगातार मतलब बम फूटने का आवाज़ आ रहा था। बम का, मिसाइल, रॉकेट, ओपन फायरिंग भी बहुत जगह हो रही थी। जैसे न्यूज़ आ रहा था कि आप बाहर सड़कों पे नहीं चल सकते हैं। दिक्कत ये था सर कि कितने लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि रशिया और यूक्रेन पहले एक ही था सर। तो कितनी रशियन आर्मी यूक्रेनियन शोल्डर्स के मतलब कपड़े लेके घुस गए थे। तो आप बता नहीं सकते थे कि कौन रशिया से है, कौन यूक्रेन से है। तो डर और दहशत का माहौल था। उसी में बम्बार्डिंग की हमेशा आवाज़ आ रही थी सर। मतलब हर एक 5-6 मिनट पे बम फूटने की आवाज़ आती थी। तो आदमी डर और दहशत में मतलब फ्लैट से, अपार्टमेंट से जस्ट गेट से निकल के 5 मीटर पे जाना था, उसमें भी डर लग रहा था कि आदमी को कुछ मतलब ये हादसा नहीं हो जाए। तो इस बीच हम रहे हैं सर। और नीचे वही सेफ था, जो बंकर था वही सेफ था, तो उसी में हम लोग 3 रात उसमें गुजारे हैं। चलिए, धन्यवाद। मैं आपसे अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाहिद अंसारी हुआ और मैं यूक्रेन के लवीव सिटी डानिलो हेल्स्को लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने दृष्टि से आपने वहाँ की स्थिति को बयां कीजिए। स्थिति यही है, मैंने सर जब वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनका जब 16 तारीख को आया कि यूक्रेन पे अटैक का होने वाला है और बाय चांस मेरी फ़्लाइट उसी दिन थी और बाय गॉड हमारी फ़्लाइट 16 को हो गई थी और मैं बाकायदा 18 तक अपने घर में वापस आ चुका हूँ। बट वहाँ पे जो मेरे साथी थे, दोस्त थे, जो वो बता रहे थे, ये लोग वहीं फंसे थे, वो अपने आंखों से बता रहे थे कि हमने 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर पहले पोलैंड बॉर्डर गए। पोलैंड बॉर्डर से फिर वहाँ जब एंट्री नहीं हुई, इंडियन एम्बेसी की कोई हेल्प नहीं मिली वहाँ से फिर ये लोग वापस लवीव सिटी आए, हॉस्टल में 1 दिन रहे। फिर कल को हंगरी बॉर्डर के लिए निकले। फिर वहाँ जाने के बाद
फिर वहाँ से ये लोग वहाँ भी कुछ किलोमीटर पैदल चले, फिर वहाँ से फिर ये लोग इंडिया वापस आए। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रबाब आलम है, मैं लबीब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। आप थोड़ा सा बयां कीजिए, जब आप वहाँ पे थे यूक्रेन में, तो वहाँ की स्थिति आपने क्या देखा? स्थिति यही था, जो लोकल्स थे 24 तारीख की सुबह हमारी नींद खुली तो वहाँ पे पहले तो सायरन बज रहे थे, सायरन से हमारा नींद खुला 24 तारीख को और पता चला कि वहाँ अटैक होने लग गए हैं, ये रशियन आ चुके हैं। तो सुबह सुबह सब कोई अपना अपना गाड़ी लेके पेट्रोल पंप की तरफ भाग रहा था। आपको कब लगा कि अब जो है अब आप बचने वाले नहीं हैं? जब पोलैंड बॉर्डर पे हमारा 2 दिन हो गया था, 48 घंटे तक वहाँ लाइनों में खड़े थे और रशियन जो भी बॉर्डर गार्ड्स थे या फिर यूक्रेनियन जो भी बॉर्डर गार्ड्स थे वो बस हमें आगे ले जा रहे थे 10 मीटर, फिर 10 मीटर पीछे लेके आ रहे थे और उसमें कम से कम 2000 लोग थे जो कि सिर्फ इंडियन थे। बाकी सारे जो भी फॉरेन नेशनल जो भी थे वो जा चुके थे और यूक्रेनियन धीरे धीरे निकल रहे थे और सिर्फ इंडियन को अलग कर रखा था और वो धक्का दे रहे थे, कभी गाड़ी से आके वो कुचलने की कोशिश कर रहे थे ताकि बच्चे पीछे जाएं डर के, क्योंकि बच्चे भी वो थे ना, हिम्मत वाले थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे कि बॉर्डर क्रॉस कर जाए, 3 किलोमीटर धक्का मुक्की करके कैसे भी निकल जाए। आखिर इतना अत्याचार भारतीय छात्रों के साथ क्यों? वो सबसे पहले तो इंडियन एम्बेसी की गलती थी जो कीव में है, वो उनकी बात नहीं बन रही थी या फिर क्या था वो हमें नहीं पता, लेकिन जो यूक्रेनियन बॉर्डर गार्ड्स थे वो हमें बिल्कुल भी नहीं निकलने दे रहे थे। बच्चे 9-9 दिन तक वहाँ पे फंसे हुए थे, एक यूक्रेनियन चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद दूसरे यूक्रेनियन चेक पोस्ट में जाके फंस जा रहे थे। तो हमारे जो दोस्त फंसे हुए थे 8 दिन 7 दिन तक उनको हाइपोथर्मिया हो गया, वो फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई आगे मत आ, जान बचानी है तो लबीब चला जा, हॉस्टल में रुक, वहाँ पे या तो एम्बेसी हेल्प करेंगी नहीं तो जो होगा तुम्हें हॉस्टल में ही हो जाएगा, जो होना होगा। तो हम भी मतलब वो तो हम पीछे हटने वाले नहीं थे, लेकिन हमारे जो साथी थे वो दम मतलब वो हो गए थे, टूट गए थे अंदर से कि अब जान नहीं बचने वाली, हम यहाँ नहीं रुक सकते, ठंड में मर जाएंगे, तो वापस चलो कैसे भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप बोल रहे हैं तो अभी भी घबराहट है, ऐसा लग रहा है कि अभी आप यूक्रेन में हैं। घबराहट है, हमने देखा है रात के ऐसे मतलब 30-30 किलोमीटर पैदल चलना, फिर वहाँ पे धक्का मुक्की करना, जाके लाइनों में लगना, जहाँ भी देखो लाइन ही लाइन है सिर्फ, और लाइन में ना लगो तो पीछे हो जाओगे और कंटिन्यू ना करो तो और पीछे हो जाओगे। कभी जो आगे बढ़ रहे हैं उनको धक्का दे के पीछे कर दे रहे हैं, फिर पीछे वाले आगे आ जा रहे हैं, ऐसे कर के 48 घंटे देखे हमने। तो अभी भी मतलब अंदर से वो है कि मतलब आदमी डर जाता है। भीड़ यहाँ इंडिया में भी देख रहा है ना, इतना भीड़ देख के या फिर जाम लगा हुआ है वो देख के डर जाता है आदमी कि कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलिए धन्यवाद। मैं, आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद अरमान। आपने जो है वहाँ पे अपना स्ट्रगल कोई बताइए, जब आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो। जी हम लोग 54 किलोमीटर चल के और जब पोलैंड बॉर्डर की तरफ गए तो वहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली, इतनी ठंड -6 -7 डिग्री सेल्सियस थी और वहाँ पे जाने के बाद हमें एंट्री ना मिले। भूखे प्यासे, पानी भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था और जो यूक्रेनियन आर्मी थी वो हम पे बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रही थी, कभी आगे ले जा रही थी कभी पीछे ले जा रही थी। लाइन में ऐसे गाड़ी स्टार्ट करके हम पे ऐसे चढ़ा दिया बीच भीड़ में ही, और फायरिंग भी कर रहे थे और मार भी रहे थे बच्चों को, यही सब प्रॉब्लम। अभी आपसे जानना चाहता हूँ, अभी यहाँ पे रक्सौल में अखिलेश जी के द्वारा जो है आपको सम्मानित किया गया, स्वागत किया गया, कैसा लग रहा है? जी हमें कोई स्वागत करने के लिए आया है, कम से कम हमें ये बहुत अच्छा लगा। इसका श्रेय जो है आप किनको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम अखिलेश भैया उनको देना चाहते हैं। चलिए धन्यवाद। अब मैं सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग तो यहाँ भारत वापस आ चुके हैं और बहुत बड़ी बात यह है कि अभी आप लोगों का कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है, डिग्री भी नहीं मिला है, तो अब आगे होगा क्या? आप सभी से सवाल है, जो बताना चाहते हैं बता दीजिए। सर आगे मेरी ये गुजारिश है कि अगर वॉर सिचुएशन ऐसे सर ही कंटिन्यू होता है सर, तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट एटलीस्ट हमें कुछ ये हेल्प करे, या तो जैसे सर मैं 5th ईयर का छात्र हूँ, मेरी डिग्री अब अगले साल 2023 में जुलाई में आने वाली है, फाइनल डिग्री वहाँ से कीव से ही सर। तो अगर होपफुली अगर सब कुछ सही हो जाता है तब तो ठीक है, आदमी जाके कंटिन्यू कर लेगा, पढ़ लेगा, कोई इशू नहीं है सर। लेकिन अगर यही स्थिति, मौजूदा स्थिति ही अगर चलती है सर, तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ सर कि हमने अपना 5 साल वहाँ पे दिया है, पढ़ा है सर,
तो अब 1-2 साल, अब 1-1.5 साल सर बचा हुआ है, उसके लिए हमारे भारत में ही हमारी कोई व्यवस्था कराई जाए, या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है, या फिर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, मतलब कहीं ना कहीं हमें दाखिला सेम उस कोर्स में दिया जाए कि हम अपनी डिग्री को समय पे पूरा कर सकें सर। क्योंकि सर 5 साल आप समझ सकते हैं, कोई भी एक इंजीनियरिंग का कोई एक छात्र 4 साल में डिग्री ले लेता है सर, और ये मेरा 5वां साल है सर, और बस 1 साल और बचा है। तो इसी के लिए सरकार इस परिस्थिति को देखे और हमें अगर संभव हो तो इंडिया में एडमिशन दिलवाने का कार्य करे सर। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी यूक्रेन जो है जिस स्थिति में है वो आपके जो है कोर्स को पूरा करा पाए और आपको डिग्री दे पाए। फिर आप जो है क्या उम्मीद रखते हैं कि यूक्रेन जो है आपको डिग्री प्रदान करेगी, या भारत जो है आपको डिग्री कैसे प्रदान करेगी? सर डिग्री इस बेसिस पे दे सकते हैं सर कि यूक्रेन में हमारा हर एक साल का मार्कशीट आता है, हर एक साल का। जैसे अभी मैं 5वें साल में हूँ सर, तो 5वें साल तक का मेरा मार्कशीट मेरे पास उपलब्ध है। उस बेसिस पे यहाँ मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, या तो एक सबसे बेस्ट उपाय ये है सर कि यहाँ इंडिया में हमें एडमिशन मिल जाए प्राइवेट कॉलेज में। दूसरा उपाय सर सरकार ये कर सकती है सर कि अगर यूक्रेन डिग्री देने में असमर्थ है तो यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं जैसे पोलैंड हुआ, रोमानिया, हंगरी, ये सब हुआ, या फिर जर्मनी, वहाँ पे हमारे सेम मतलब कोई कॉलेज में ईयर ट्रांसफ़र हमारा किया जाए कि सर हमारा MBBS तो एक ऐसे ही सर लंबी पढ़ाई होती है, 6-6 साल की पढ़ाई होती है, उसके बाद सर हमें PG भी करना होता है, या तो सर उसके लिए हमारा समय ज़्यादा और बर्बाद नहीं हो सर, तो हमें इक्विवेलेंट कोई कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, या तो वो इंडिया हो या फिर कोई अदर कॉलेज इन यूरोप हो सर, वहाँ हमारा दाखिला ये कराया जाए सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लग रहा है कि यूक्रेन के हालात को देखते हुए बच्चों का जो एजुकेशन जो है डिस्टर्ब हुआ है, इसमें सरकार जो है भारत सरकार मदद करेगी और कोर्स पूरा कराएगी, डिग्री देगी? जिस प्रकार चिन्मय जी ने बातों को अपना कहा, उन सब बातों का मैं समर्थन करता हूं कि सरकार कम से कम उससे नज़दीक जो सटे हुए जो शहर हैं जैसे पोलैंड है या हंगरी है या रोमानिया है या जर्मनी है, उससे कंसल्ट करके कम से कम बच्चों की भविष्य जो है और गार्जियन जो माता पिता की एक आश है, उम्मीद है कि हमारा बेटा है, इकलौता बेटा हो या 2 बेटे हों, उसमें एक बेटे को मैंने देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए समर्पित किया है, उस नाते कम से कम सरकार जो कह सकते हैं कि सरकार जो अपनी जिज्ञासाओं को जिंदा करे और जिंदा करके इन बच्चों की जिज्ञासाओं की पूर्ति करे, माता पिता की खुशनसीबी होगी और हमारी भी खुशनसीबी होगी कि हमारे घर के और हमारे अपने वार्ड के लोग, हमारे रक्सौल शहर के लोग नाम रोशन करेंगे, और हमारे बच्चे जब नाम रोशन करेंगे तो कहीं ना कहीं विश्व के पटल पर, देश की पटल पर, समाज की पटल पर हमारे बच्चों का नाम होगा। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब हमारे रक्सौल शहर का गौरव कहीं दूसरे जगह चर्चा होगा तो हम जानेंगे, मानेंगे कि हमारे घर के डॉक्टर हैं, हमारे अपने डॉक्टर हैं, हमारे अपने लड़के हैं, हमारे अपने भाई हैं, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार जो है बच्चों के भविष्य के लिए आगे आएगी और उनको भारत में ही एडमिशन दिलाएगी अपने मतलब कि बेस पे, अपने हाथ से? देखिए, हमको नहीं लगता है कि यहाँ की सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी। अगर यूक्रेन चाहे, अगर अभी परिस्थिति वैसा बनता है, अभी वार का संभावना हमको नहीं लग रहा है कि ज़्यादा दिन चलेगा। अगर चले, वैसी परिस्थिति आए तो यूक्रेन सरकार ही कुछ न कुछ अपना करके अगल बगल के देशों में अपना कुछ करने का प्रयास है। यहाँ के सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देख लिया और समझ लिया, ये हमारे रक्सौल के छात्र है, ये हमारे देश के शेर है, ये अशोक स्तंभ में छिपा हुआ शेर है जो पूरे यूक्रेन को मात देकर, रूस के शासन प्रशासन और उनके आतंकी हमले को मात देकर भारत लौट आ चुके हैं। और आपने इनकी बातें भी सुनी, कितनी बड़ी संघर्ष करके पैदल चल के इन्होंने भारत पहुंचा हुआ है और अपने घर पर आकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर आपके भी कोई भाई बंधु या जो भी अगर यूक्रेन या रसिया कहीं भी फंसे हुए हैं तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। जय हिंद।